हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और जो मैंने लेसन लिया है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। और इस क्वेश्चन जो पैटर्न तरीका है उसमें ये है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की आंसर लिखने के लिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाई द डेवलपमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी कंट्री की, ताकत होती है, आर्थिक ताकत होती है, ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से लगाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसका पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि इसके विटनेस क्या क्या है। इसके विटनेस क्या हैं, देखिए अच्छी तरीके से। जितनी भी कंट्री हैं वेस्टर्न की, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, ठीक है ना। और भी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होने की वजह से। तो इसके रीजन क्या क्या है? इसके रीजन ये है कि जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर लोगों के जो बाई करने की या परचेज़ करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो इसका असर किस में पड़ता है? इसका असर पड़ता है लोगों की इनकम पे, क्योंकि जब लोग ज़्यादा अच्छी वैरायटी के प्रोडक्ट मार्केट में देखेंगे तो उनके अंदर एक प्रकार से इनकम को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की, ठीक है ना, इंटरेस्ट होता है या एम्बिशन होती है, वो डेवलप होने लगती है। दूसरा, जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट होता है तो उसका असर लोगों के स्टैंडर्ड पे पड़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड पे, क्योंकि लोगों को जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो पूरी तरीके से फाइन होते हैं, फर्निश्ड होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बढ़ने लगता है। और जो लोग होते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उनके जीवन में एक खासा मतलब डेवलपमेंट देखा जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो रफ या फिर वो अनस्किल्ड चीज़ों को लें, ठीक है ना। तो दूसरा ये हो गया अपना। और तीसरा क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं वो मतलब एक तरीके से ना केवल प्रोड्यूसर की मतलब स्टेटस को बढ़ाती हैं, बल्कि जो कंज्यूमर होता है, ठीक है ना, उसकी भी जो एक तरीके से कैपेसिटी होती है उसकी परचेसिंग पावर की, उसको भी बढ़ाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, इस 3 लॉजिक हैं इस आंसर को देने के लिए। फिर अपना दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, ठीक है ना। दे मूव हैंड इन हैंड, मतलब जो एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, बल्कि वो एक साथ आगे बढ़ती हैं। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे कि एग्रीकल्चर क्या करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ क्या करती है एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर क्या करती है इंडस्ट्रीज़ के लिए? एग्रीकल्चर उनको रॉ मटेरियल देती है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनको लेबर मिलते हैं। तो ये 2 लॉजिक अपने हो गए। फिर इंडस्ट्रीज़ जो होती है, ठीक है ना, वो एग्रीकल्चर के लिए क्या करती है? तो इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट होते हैं वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि पीवीसी पाइप होते हैं या मशीनरी होती है या फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मतलब एक जो एक इंडस्ट्री होती है, ठीक ना, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की तरीके से ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो तैयार होती जाती हैं, जिससे कि जो एग्रीकल्चर होती है, ठीक ना, उसका एक डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहता है। तो ये हो गया दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से दोनों आपस में आगे बढ़ती जाती है। फिर अपने पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए एक बार। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी कि शहरीकरण और औद्योगिकरण आपस में एक साथ आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो शहरों के लिए मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देती हैं, फाइनल प्रोडक्ट देती हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ
ऐसे बहुत सारे इनपुट देती हैं जो कि शहरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है ना। जैसे कि जितने भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होते हैं वो शहरों के लिए, शहरों को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। भले वो फर्नीचर का काम हो, भले वो मार्बल का काम हो, भले कोई भी हो, ठीक है ना। भले वो स्टील का हो या आयरन का हो या किसी भी चीज़ का हो या फिर कॉटन इंडस्ट्री का हो, तो शहरों के लिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। फिर जो शहर होते हैं वो मतलब क्या करते हैं, जो शहर होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत कुछ मतलब करते हैं। जैसे कि उनके लिए कंसल्टेंसी करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, फिर उनके लिए बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। फाइनेंस का काम करते हैं। इसके अलावा जो शहर होते हैं वो इनको एक तरीके से मतलब एक ऐसा एरिया देते हैं जिससे कि मतलब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके। रॉ मटेरियल देते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं अगर एक साथ मिलके आगे बढ़ें और शहरों से मिलने वाले जो बेनिफिट होते हैं अगर उसका ऑफर उनको शहर की तरफ से मिलने लगे, तो ऐसी इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ के शहरों की तरफ भागती है शहरों के बेनिफिट को लेने के लिए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग कौन सी इंडस्ट्री बोल सकते हैं? आप लोग थोड़ा ध्यान से बताइएगा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग बोल सकते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। क्या बोल सकते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये आपके साथ रहेगा दिमाग में अच्छी तरीके से कि ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री होती है जो बेनिफिट लेने के आगे बढ़ती है। फिर अपना नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज। ये दो टर्म यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ये हमें समझना होगा। यानी कि जहाँ पर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, किसका? कॉटन का, उन स्टेट में, तो जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है कॉटन का रॉ मटेरियल के रूप में, तो उन स्टेट में इसे कॉटन को हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉटन है इन राज्यों में सेंट्रलाइज है। यानी कि मूल रूप से बेसिकली ओरिजिनली ये यहाँ पर पैदा हो रही है, ठीक है। सेंट्रलाइज यानी कि यहीं पर ही पैदा हो रही है। अब बात हो रही है डिसेंट्रलाइज की, यानी कि जो कॉटन होती है उसका कौन वीविंग जो होता है, क्योंकि स्पिनिंग जो हिस्सा होता है वो सेंट्रलाइज है और जो वीविंग है वो डिसेंट्रलाइज है। तो वीविंग कैसे, क्योंकि जो स्पिनिंग है वहीं पर होती है जहाँ पर कॉटन बॉल मिलती है, ठीक है ना। कॉटन बॉल फाइबर के रूप में मिलती है, तो इस तरीके से वहाँ पर स्पिनिंग आसानी से हो जाती है, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग में जो फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से रफ हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इस वजह से। तो ये इस वजह से यहाँ पर इन राज्यों में क्या हो जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती है। अब बात करते हैं वेविंग की। वेविंग हाईली डिसेंट्रलाइज क्यों है? उसका रीज़न ये होता है कि जो वेविंग इंडस्ट्री होती है कॉटन में या वेविंग एक्टिविटीज़ होती है कॉटन में, उसको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं। जैसे कि कॉटन जहाँ पर पैदा होती है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में, तो वहाँ पर जो चीज़ें कॉटन को मैन्युफैक्चर बनाती हैं, कमर्शियल मैन्युफैक्चर बनाती हैं, वो चीज़ें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? आगे मिलेंगी, उन राज्यों में मिलेगी जहाँ पर स्किल मिलती है, जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मिलती है, जहाँ पर जरी मिलती है, जहाँ सिल्क मिलती थी ना। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनकॉर्पोरेट होती चली जाती हैं वेविंग को मतलब आगे बढ़ाने के लिए। तो जहाँ जहाँ वो बुनाई होती है वहाँ वहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो कॉटन होता है जहाँ पर पैदा होता है वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जाके, ठीक है ना, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है कमर्शियली वो भी। जिसकी वजह से जो कॉटन होता है उसकी जो डिमांड होती है एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके कॉटन को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में बदल देती हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि ये कह जाता है सेंटेंस कि जो प्रोडक्शन है, जो कंजप्शन है किसका? स्टील का, आयरन स्टील का, उसको हमेशा से देश की तरक्की का सूचक माना जाता है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके लिए एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको कि उन देशों को देखिए पहले तो आप जहाँ पर ये तरक्की देखी जा रही है। जापान है, यूएसए है, ठीक ना, चाइना है, रशिया है। रशिया को एक बार ना बोलें आप, चाइना को बोलें आप। जहाँ पर सबसे ज़्यादा,
ठीक है ना। आयरन का यूज़ हुआ है, इवन सऊदी अरबिया भी बोल सकते हैं आप, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन स्टील का यूज़ हो रहा है। तो आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर ये जो मेगा स्ट्रक्चर हुए बने हैं, वहाँ वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा देखा गया है। मेगा स्ट्रक्चर इन द अर्थ आपने प्रोग्राम डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा, तो वहाँ पर तरक्की ज़्यादा देखी जा रही है। और जहाँ पर जो कंक्रीट फॉरेस्ट यानी कि जो ये सब मेगा स्ट्रक्चर नहीं दिख पा रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं दिख पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील जो होता है वो एक तरीके से अर्बनाइजेशंस को आगे बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मेगा स्ट्रक्चर बनते चले आएंगे, जैसे कि मेट्रो है, ठीक है ना, मेट्रो ट्रेन के लिए जो फ्लाईओवर चाहिए, जो ये इसका रैम चाहिए जिसमें कि ट्रेन भागती है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा मात्रा में स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो आयरन होता है वो जिस देश में काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदा हो जाता है, ठीक है ना, हेमेटाइट आयरन होता है जो, और अगर उसका सही तरीके से निर्माण होता है तो उससे देश की तरक्की देखी जाती है। लेकिन इंडिया में फ़िलहाल जो देश में जो पर कैपिटा कंजप्शन है आयरन का, वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम देखा गया है। उसका रीज़न क्या है कि जो आयरन है उसमें ऐसे बहुत से कारण हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल जो है वो सही तरीके से मतलब फर्निश नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। उसके बाद लीवर की जो एक इफ़िशियंसी है वो सही सही तरीके से देखी नहीं आ रही है। कोकिंग कोल की भी समस्या देखी जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा जो समस्याएं हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी देखी जा रही है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी कंजप्शन उतना बेटर नहीं हो पा रहा है। अगर दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, जैसे जापान है, जापान आयरन किसी भी तरीके से किसी भी लेवल में तैयार नहीं करता है, लेकिन वो सबसे बड़ा क्या है, कंज्यूमर है किसका, आयरन का। और साथ ही साथ है वो ना केवल कंज्यूमर है बल्कि वो एक तरीके से एक्सपोर्टर भी है आयरन का, आयरन स्टील का, ठीक है ना। तो इस तरीके से जापान जो है पूरे वर्ल्ड में मतलब अपने मेगा स्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है अच्छी तरीके से, उसी तरीके से चाइना भी है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट हैं जो कि मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, शायद आपको ये समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। अगर आपको लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मुझे और ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।